स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि कल के वीडियो में विजेता घोषित किए गए थे, तो हमने 10 के स्थान पर 12 विजेताओं की घोषणा की थी। लिस्ट आपके सामने है और सभी जो हमारे विजेता हैं इनको सभी को गूगल पे के माध्यम से उनका विनिंग प्राइस भेज दिया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर आप विजेता बनने की शर्त है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हों और लगातार 3 दिन तक सही कमेंट में आंसर दें, आपको विजेता बना दिया जाएगा। यह एक्सीलेंट क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है। आइए हम प्रूफ बताते हैं। जिस प्रकार से हमने यह देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, हमने सभी जितने भी विनिंग लोग हैं सबके मनी प्राइस वहां पर सबको भेज दिए हैं। तो एक्सीलेंट क्लासेस ऑनेस्टली काम करता है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे विनर हैं उनको हम ईमानदारी पूर्वक भेज देते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी के कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो डियर एस्पायरेंट, यह जो कारतूस चर्बी से बने होते थे यह बेसिकली गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए होते थे और यह दिसंबर 1856 में शामिल किए गए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब मैं आपको और डिटेल्स में बता देता हूँ। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूकें जिसे ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, जिसे न्यू एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है, के प्रयोग का निर्णय लिया। और इसके लिए डियर एस्पायरेंट एक नई राइफल के कारतूस के ऊपर के भाग को मुंह से छीलना पड़ता था। सन 1857 के जनवरी में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि इस चर्बी वाले जो कारतूस हैं वह गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं। सैनिक अधिकारियों और सैनिकों को अविश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक प्रयत्न है। तो यहाँ पर एक जो हमारा वीर सिपाही था उसका नाम है मंगल पांडे, उसने इसका विरोध किया। तो यहाँ से सबसे पहले विरोध करने वाला जो हमारा सैनिक बना मंगल पांडे बना और वह बेसिकली हिंदू रीति रिवाज का बहुत बड़ा आस्था वाला व्यक्ति था और उसने गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी यही बना। तो राइट आंसर है दिसंबर 1856। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो डियर एस्पायरेंट, अभी हमने समझा कि सन 1856 में ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। और इसके लिए क्या था, कौन कौन से प्रशिक्षण शालाएं थी उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। डमडम प्रशिक्षण शाला, अंबाला और सियालकोट, इन 3 जगहों पर इसका प्रशिक्षण दिया जाना था। अर्थात यह नई राइफल चलाने के लिए अंग्रेजी सैनिकों के साथ साथ भारतीय सैनिकों को भी इसकी प्रशिक्षण देने का विचार बनाया गया। लेकिन इसमें 1857 जनवरी में जब यह ट्रेनिंग चल रही थी उसी समय बात सामने आई कि जो कारतूस हैं वो उसमें सुअर और गाय की चर्बी है, जिसके कारण वहाँ के जो भारतीय सैनिक थे, बेसिकली जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया। उसी में से एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसने इस गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया। इसके कारण ही उसको सबसे पहले फांसी दी गई और यह संग्राम 1857 के लिए एक चिंगारी के रूप में कार्य किया। जैसे एक बड़े विस्फोट के लिए चिंगारी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस घटना ने भी एक चिंगारी का कार्य किया और सन 1857 की जो विद्रोह का तात्कालिक कारण भी यही बना। तो डियर एस्पायरेंट, यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगर पूछा जाए सबसे पहले इसका विरोध करने वाला सैनिक कौन था, तो उसका राइट आंसर है मंगल पांडे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो डियर एस्पायरेंट, अभी हमने हाल में ही देखा कि सबसे पहली घटना यहाँ पर 1857 क्रांति में 11 मई 1857 के दिल्ली के मेरठ में सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह हो गई कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता एक मुगल सम्राट को बनाया गया जो शाह आलम बहादुर शाह द्वितीय था। यह बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग इसकी उम्र 80 साल के आसपास थी। तो एक बहुत अच्छा इस क्रांति को नेतृत्व करता नहीं मिला।
पूरे भारत में जब इसको एक भारतीय सैनिकों ने अपना जो यहाँ पर सैनिक का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उसको बनाया बहादुर शाह द्वितीय को। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना यह पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को लखनऊ में शुरू किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में इस विद्रोह को शुरू किया। लेकिन इस डियर एस्पायरेंट रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी 17 जून 1858 को शहीद हो गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या थी कि एक स्थायी एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, और दूसरा यहाँ पर यह था कि यह कंबाइन रूप से सुनियोजित नहीं था। यह सब अलग अलग विद्रोह हुए, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें आसानी से कुचल दिया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो डियर एस्पायरेंट, इनको झांसी की रानी से नाम से तो जाना जाता है। इनकी शादी गंगाधर राव से हुई थी और इनका जो पुत्र था उसका नाम था दामोदर राव। लेकिन झांसी की रानी बेसिकली बनारस में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम मणिकर्णिका था, और उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। गोलघर जो वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, बनारस में है यह स्थान गोलघर। और उनके पिता मारोपंत झांसी के राजा गंगाधर राव के दरबार में आए, अपनी बेटी का उन्होंने विवाह कर दिया। डियर एस्पायरेंट, आपको यहाँ पे एक भी बात जानना जरूरी है कि जिस समय झांसी की रानी की शादी हुई उस समय रानी की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, जबकि राजा 55 से 60 वर्ष के बीच में थे। तो डियर एस्पायरेंट, इतना ज़्यादा वहाँ पर एज का डिफरेंस था। और उनका जो पुत्र था दामोदर राव, वह एक दत्तक पुत्र था, क्योंकि शादी के कुछ वर्ष बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव अपने दत्तक पुत्र को राजा की गद्दी पर बैठाना चाहती थी। अंग्रेजों ने विशेषकर लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, उन्होंने यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके तहत दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी की रानी ने इसके फलस्वरूप विद्रोह कर दिया। तो आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो डियर एस्पायरेंट, यह नेतृत्व करता थी हमारी बेगम हजरत महल। डियर एस्पायरेंट, आपको और भी इसके बारे में बताते हैं, इन्हें बेगम ऑफ द अवध भी कहा जाता है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम और डिटेल से जानते हैं। डियर एस्पायरेंट, लखनऊ जो अवध में है, विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरसिज को कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन जो उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था डियर एस्पायरेंट, उसकी वजह से यहाँ पर अवध का नवाब स्वीकार नहीं किया गया और अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो डियर एस्पायरेंट, इस प्रकार से बेगम हजरत महल भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक विद्रोह करता थी और उन्होंने अंग्रेजों का खूब बखूबी यहाँ पर विरोध किया। बाद में अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 21 मार्च सन 1858 पर लखनऊ पर पुनः शासन स्थापित कर लिया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात अगर करें तो अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी और उनके उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद डलहौजी ने बैमपत के सिद्धांत से, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के सिद्धांत से उनका राज्य हड़प लिया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। तो डियर एस्पायरेंट, उस समय जो झांसी की रानी का जो अंतिम युद्ध हुआ वह हुआ ह्यूरोज के साथ में। ह्यूरोज एक अंग्रेजी सैनिक कमांडर था और झांसी की रानी के साथ उनका अंतिम सामना हुआ। आइए मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का शुभारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं, जहां पर तात्या टोपे के साथ में अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने वाले अंततः अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज ने लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीरगति को प्राप्त हुई। तो जिस समय ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने अपने घोड़े के साथ वहां पर अपने किले से
छलांग लगा दी और वहीं पर उनके घोड़े के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनका घोड़ा कालपी तक पहुंच गया। उन्होंने ग्वालियर के राजा सिंधिया से हेल्प मांगी, लेकिन सिंधिया ने उनको वहां पर धोखा दे दिया। सिंधिया ने उनकी कोई मदद नहीं करी और यही कारण था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेले पड़ गई। मात्र उन्हें तात्या टोपे की हेल्प मिल पाई, लेकिन तात्या टोपे जब तक अपनी पूरी क्षमता के साथ हेल्प कर पाते, जब तक वह वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर आप देखें कि सिंधिया फैमिली का रिकॉर्ड बहुत पुराना खराब रहा है। अभी हाल में ही हमारे जो सिंधिया उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस में सरकार गिरा दी थी। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर है अवध से। तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। अब आइए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिससे कोई सदस्य सेना में ना हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोगों ने विद्रोह किया, सबसे ज़्यादा सेना में आए, हर परिवार से लगभग एक लोग आए। 75,000 सैनिक कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए सबसे ज़्यादा संख्या अवध से थी और यह सभी सैनिक एकत्रित होकर दिल्ली की ओर चल दिए थे और यह सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर अपने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का बादशाह बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर कोई एक स्टार्टिंग से ही कोई अच्छी आधुनिक सोच नहीं थी, कोई आधुनिक नेतृत्व करता नहीं था। लोग बस यह चाहते थे कि जैसा भारत पहले चल रहा था भारत बस वैसा चलने लगे, इसलिए वो मुगल सम्राट को फिर से राजा बनाना चाहते थे। और वह मुगल सम्राट इतना ज़्यादा एजेड हो चुका था, लगभग 80 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी थी कि वह एक कुशल नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था। और एक कारण यह भी था कि यहाँ के जो राजा थे वह स्वार्थी थे, वह सिर्फ अपने लिए ही युद्ध लड़ना चाहते थे, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं था। अर्थात यह क्रांति कोई सुनियोजित देश की पूरी क्रांति नहीं थी। आते आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो डियर एस्पायरेंट, इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। तात्या टोपे। तात्या टोपे को 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया। तो तात्या टोपे का सही नाम था रामचंद्र पांडुरंग। डियर एस्पायरेंट, 1857 के भारत की विद्रोह के प्रमुख नेता थे और इनका जन्म महाराष्ट्र के एओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग अर्थात पांडुराव टोपे के एक साथ बिठूर आ गए थे। बिठूर कहाँ है डियर एस्पायरेंट? कानपुर में है। यहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, कि माधवराव के मित्र बन गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उनके एक जो मित्र थे उन्होंने उनके साथ छल कपट कर दिया और इसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। तात्या टोपे बेसिकली मराठाओं की जो युद्ध पॉलिसी थी, गोरिल्ला युद्ध, उसके तहत वो युद्ध करते थे और उनके मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर अंग्रेजों से पकड़वा दिया और उसके बाद उन्हें पारो के जंगल से कैंप में शयन कर रहे थे उस समय उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार उन्हें मानसिंह ने धोखा दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है और यह राइट आंसर है। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। पटना अर्थात बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति के विद्रोह कर दिया। अर्थात उन्होंने जब उनकी जमींदारी छिन गई कंपनी की नीति के कारण, जमींदार कुंवर सिंह ने एक विद्रोह शुरू कर दिया और उसी रोष की अभिव्यक्ति का कारण ही उनका विद्रोह था। तो यहाँ पर आप एक बेसिक सी चीज देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में कोई भी राजा तब विद्रोह करता था जब उसका राज चला जाता था या उसके राज पर संकट के बादल मंडराते थे। उसके पड़ोसी राज का अगर राजा परेशान है तो उसे कोई मतलब नहीं होता था। पड़ोसी राज का राजा अगर किसी कारणवश परेशान है तो उसे और खुशी होती थी। यही कारण था कि एक एक करके अंग्रेज सभी राज्यों को हड़पते गए।
सभी राजाओं को एक एक करके उन्हें हराया, धोखा दिया, लेकिन बगल वाले पड़ोसी राजा ने उसकी कोई भी सहायता नहीं की। तो इस प्रकार से भारतीय राजाओं में स्वार्थ बहुत ज़्यादा था और आपस की भावना नहीं थी, कोई एक सेंट्रलाइज नेतृत्व नहीं था। यही कारण है कि 1857 की क्रांति में पटना से जो नेतृत्व कर रहे थे राजपूत कुंवर सिंह, उन्होंने अपने जमींदारी जाने के कारण विद्रोह किया था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2001 का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा है और वर्णन किया है? तो डियर एस्पायरेंट, आइए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। जो एक मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को पूरा नेतृत्व किया। ये मौलवी साहब जो अहमदुल्ला साहब थे, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस और गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोही का सर्वोत्तम सैनिक मौलवी अहमदुल्ला है। अब इस प्रश्न में शायरों का नाम पूछा गया, तो शायरों में 1857 का मिर्जा गालिब ने, गालिब की शायरी तो कोई भी ऐसा होगा जिसने ना सुनी हो। गालिब, मिर्जा गालिब की शायरियाँ तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो डियर एस्पायरेंट, 1857 के समय जिस उर्दू लेखक ने इसके बारे में लिखा, गालिब, और गालिब का शहर है दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले थे गालिब। और गालिब की एक बहुत ही अच्छी लाइन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है तेरा तेरे आगे। तो डियर एस्पायरेंट, गालिब की एक बहुत ही फेमस लाइन है और गालिब दिल्ली से थे और उन्होंने 1857 की क्रांति को अपने उर्दू सफ़रनामा में लिखा है और 1857 के समय उर्दू लेखक थे मिर्जा गालिब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो डियर एस्पायरेंट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता की और भारतीय के साथ सबसे ज़्यादा गद्दारी अगर किसी ने की तो वह की ग्वालियर के सिंधियाओं ने। ग्वालियर के सिंधिया कभी किसी के साथ ईमानदारी पूर्वक रिश्ता कभी इन्होंने नहीं निभाया। जब तक उस राजा के साथ संबंध अच्छे रहते थे, जैसे ही अंग्रेज उन पर आक्रमण कर देते थे तो वह उनको धोखा दे देते थे। तो सिंधिया राजाओं की एक खासियत रही है कि वह धोखा देने में और अंग्रेजों की सहायता करने में सबसे आगे थे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की। भारत को अगर गुलाम बना पाया तो ऐसे ही देशद्रोही विभीषणों के कारण उन्होंने इस देश को गुलाम बना पाया। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री को सर दिनकर राव और हैदराबाद के सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की और कहा कि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हुए होते तो कल ही हमें बिस्तर गोल करना पड़ता। यह कहा है अंग्रेजी लेखक कैनिन ने। एक बार मैं फिर आपको स्टेटमेंट सुना रहा हूं कि अंग्रेजी लेखक कैनिन का कहना था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह कर देते, विद्रोह में शामिल हो जाते तो अंग्रेजों को कल ही बिस्तर गोल करके वापस ब्रिटेन भागना पड़ता। लेकिन सिंधियाओं ने देश के साथ गद्दारी की और पूरे देश को गुलाम बना दिया। तो डियर एस्पायरेंट, ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर के सिंधिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? यह यूपीपीसीएस प्री 1998 का क्वेश्चन है। अब आपको आइए मैं डिटेल से बताता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। अर्थात 1857 के विद्रोह में जो मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग था वह इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुआ। अर्थात जनता का सपोर्ट नहीं था, केवल इसमें विद्रोह कौन कर रहे थे? राजा। कौन से राजा? जिनका राज छिन रहा था। तो सिर्फ यह स्वार्थ की लड़ाई थी, कोई देशव्यापी क्रांति नहीं थी, देशव्यापी अंग्रेजों को भगाने की कोई इनके पास नीति नहीं थी, कोई सेंट्रलाइज नेता नहीं था। डियर एस्पायरेंट, इसके कारण से यह विद्रोह असफल रहा। आइए मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जिसके कारण इस महासमर के असफलता का मुख देखना पड़ा। विद्रोह जिस प्रकार से अंधविश्वासियों का उपयोग करते रहे और प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते रहे, बहुत से जैसे सर सैयद अहमद खां
क्लर्क के रूप में अंग्रेजों की सहायता करते रहे। तो बहुत से लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की, जो बहुत ही शिक्षित और अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते थे, वह अंग्रेजों की छोटी छोटी नौकरियां करते रहे और अंग्रेजों की सहायता करते रहे। और वहां पर सिर्फ विद्रोह किया तो कम पढ़े लिखे गरीबों ने, किसानों ने, सैनिकों ने और राजाओं ने, और मध्यम वर्गीय जो शिक्षित वर्ग था, पढ़े लिखे कुशल लोग थे जो नेतृत्व कर सकते थे, वह अंग्रेजों के साथ रहे। तो यह कारण था असफल होने का। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को डिटेल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1812 के बीच भारत में था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के समय 1857 की क्रांति के बाद ही इसे प्रमोट कर दिया गया और प्रमोशन के बाद बना दिया गया इसे भारत का वायसराय। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसे 1857 की क्रांति के बाद प्रमोशन मिल गया था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त हुआ। इसे किस लिए जाना जाता है? सैन्य सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों में तोप खाने के अधिकार को छीन लिया। उसका काम यह था कि कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उसने जो कार्य किया वह किया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर सही है। और 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वह पारित करने में सफल रहा, इससे भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई। 1856 में कैनिंग के समय पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम महिलाओं के लिए एक संजीवनी का कार्य किया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदल के रख दिया है प्रयागराज, लेकिन यह क्वेश्चन है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। आइए इसके बारे में और बताता हूं कि गवर्नर जनरल एवं उनका मुख्य कार्यकाल आप थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक प्रथम कार्यकाल था। और वेलेजली जिसने सहायक संधि लाया था वह 1798 से 1805 तक था। तो आप मेन चीजें याद रखिए। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि 1798 से 1805। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला व्यक्ति, यह कब से कब तक था? 1828 से 1833 तक। और यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को तो आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग को कैसे याद रखना है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के समय कौन था यहाँ पर? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने ही 1857 की क्रांति के समय भारत का जो इलाहाबाद क्षेत्र था वो उसको सेंट्रलाइज मानते हुए आपातकालीन मुख्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूं। वेलेजली 1798 से 1805, विलियम बेंटिक 1828 से 1833 और कैनिंग 1856 से 1862। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। यह क्यों हुआ? इसका कारण मैंने आपको वीडियो में बहुत ही ल्यूसिड वे में बताया है। आपको एक बार और मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं। यहाँ पर जितने कारण देख रहे हैं आप सबके सब सही कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारतीय सैनिकों के उद्देश्य में एक कमी थी। क्या कारण था? कि भारतीय सैनिकों का कोई एक कुशल नेतृत्व करता ही नहीं था। हुआ क्या कि सभी सैनिक एक साथ दिल्ली जाने लगे और वह चाहते थे कि अंग्रेजों से पहले का जैसा भारत था बिल्कुल भारत वैसा हो जाए। मुगल सम्राट को वो फिर से अपना राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब कभी भी क्रांति होती तो आपको आधुनिक विचारधारा के साथ लड़ना पड़ता है। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह भी बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय राजा पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करता था तो उसका बगल वाला राजा अंग्रेजों का साथ दिया करता था। और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ की है वह की है सिंधिया राजा ग्वालियर ने। तो आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ब्रिटिश सम्राट कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उनके पास एक कुशल और प्रशिक्षित और संगठित और अनुशासन वाली सेना थी, तो उसका सेना का सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को मिलता था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रोहेलखंड तथा
उत्तरी भारत की सामंतवादी विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन दूसरी तरफ जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। उन्होंने भारतीयों की सहायता न करके अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए 1857 की क्रांति असफल हो गई। तो यह था क्वेश्चन आज का हमारा। अब आपका मैं लकी क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको डियर एस्पायरेंट यह बताना है कि सहायक संधि कौन सा गवर्नर लेके आया था। सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सहायक संधि को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था, ल्यूसिड वे में बहुत ही विद एग्जांपल समझाया था। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई, और अगर आप यह भी बता सके कि सहायक संधि क्या थी तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट सेक्शन में इस चीज का उत्तर दीजिए। और प्रतिदिन जो व्यक्ति लगातार 3 दिन तक सही आंसर देगा, उसको चौथे दिन हम एक विनर की लिस्ट जारी करेंगे, और ऐसे सभी विजेताओं को हम यहाँ पर अपना विनिंग प्राइज भेजेंगे। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हों, आप हमारा वीडियो प्रतिदिन देखकर उसका कमेंट सेक्शन में आंसर देते हों और अपने दोस्तों तक शेयर करते हों। अगर आप यह 3 शर्तें पूरी करते हैं तो आपको एक्सीलेंट क्लासेस आपको प्रतिदिन विनर की घोषणा करके आपको अपना इनाम दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे, कीप लाइक।